नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो चलिए, मैं फिर से एक बार आपके सामने मौजूद हूँ हिस्ट्री के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो कि संबंधित हैं महाजनपद काल और मौर्यन पीरियड या मौर्य काल से। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When did the second urbanization in गंगा वैली टेक प्लेस? गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शंस में दिए हैं 5th सेंचुरी बीसीई, 3rd सेंचुरी बीसीई, 6th सेंचुरी बीसीई या 2nd सेंचुरी बीसीई। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले या 600 ईसा पूर्व में हमारे देश में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। अगर हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमारे देश में हुआ ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी क्या माना गया है? एक अर्बन सिविलाइजेशन, एक नगरीय सभ्यता माना गया है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें, जब लोहे का आविष्कार हुआ 1000 ईसा पूर्व में और उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर हमें लोहे के साक्ष्य मिले, तो अब कृषि करने के लिए लोहे के ही उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा। और 600 ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदी के ही संगम पर मगध साम्राज्य की स्थापना हुई या मगध साम्राज्य स्थापित हुआ। हमारे देश में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें 6th सेंचुरी बीसी में मगध से आप कह सकते हैं, मगध एक महाजनपद हुआ करता था कौशल और एक महाजनपद हुआ करता था वत्स। यही वो 3 साम्राज्य थे जहां से भारत में दूसरे नगरीकरण की शुरुआत हुई थी या सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था। और मगध में ही साम्राज्यों की शुरुआत हुई थी, जिसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला, ये दोआब क्षेत्र था। 2 नदियों के बीच का मैदानी भाग ही क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा, हमें लोहे के जितने भी रिजर्व्स मिले थे, वो ज्यादातर रिजर्व्स वहीं पर थे जहां पर मगध साम्राज्य हुआ करता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 6th सेंचुरी बीसीई में ही हमारे देश में हुआ सेकंड अर्बनाइजेशन, जो कि गंगा वैली में हुआ था। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। What was the name of the first dynasty that ruled over Magad kingdom? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है नंदा डायनेस्टी यानी कि नंद वंश। और अगर हम नंद वंश की बात करें तो 344 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 323 ईसा पूर्व तक शासनकाल किसका रहा? नंद वंश का रहा। इसके बाद दिया है मौर्यन डायनेस्टी, 323 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 185 ईसा पूर्व तक शासन रहा मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद दिया है शिशुनाग डायनेस्टी। तो आप जानते होंगे दोस्तों, 412 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 344 ईसा पूर्व तक मगध में चला शिशुनाग वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की गई थी, जिसका अंतिम शासक धनानंद हुआ करता था। उसी धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। उसके बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जिसका अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। और भारत में मगध साम्राज्य में सबसे पहले शासन किया लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश ने। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज हरियक वंश। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में 2 पिताओं की हत्या उनके 2 पुत्रों के द्वारा की गई थी। इस वंश की स्थापना सबसे पहले बिंबिसार नामक शासक के द्वारा की गई थी और बिंबिसार की ही हत्या करके इसके बाद इसका बेटा अगला शासक बना, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र अगला शासक बना, जिसका नाम था उदयन। और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो कि मगध की राजधानी बनी। यानी कि 2 पिताओं की हत्या 2 पुत्रों के द्वारा की गई थी। और इसका लास्ट रूलर, अंतिम शासक हुआ नागदशक। तो मगध का वो सबसे पहला साम्राज्य जिसने मगध में शासन किया, वो कहलाता है हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश। अगला सवाल।
हाउ मैनी महाजनपदास वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा? बुद्ध काल में कितने महाजनपद हुआ करते थे? बुद्ध काल का मतलब है, यहां पर बात हो रही है 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी की। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख हमें दो ग्रंथों से मिला है। एक बौद्ध ग्रंथ, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ जो कि कहलाता है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन टेक्स्ट या एक जैन ग्रंथ जो कहलाता है भगवती सूत्र। यही वो दो ग्रंथ हैं जहां से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। और जानकारी ये मिली है, अंगुत्तर निकाय में ऐसा लिखा है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और भगवती सूत्र में ऐसा लिखा है कि महावीर स्वामी या वर्धमान के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है बुद्ध काल में अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ से। और इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा फेमस महाजनपद हुआ मगध। और आप जानते हैं कि मगध से ही हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई थी। मगध वो क्षेत्र है जो कि आज वर्तमान में बिहार में पटना, गया और शाहबाद जिले हैं। उसी क्षेत्र को मगध कहा जाता था जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर हुआ करता था। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी। हालांकि इसकी इनिशियल कैपिटल राजगृही थी, लेकिन जब उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर बसाया गया तो उसने राजगृही से ही मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया पाटलिपुत्र। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 16 महाजनपदास या 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। अगला सवाल देखिए, कोसल महाजनपद 6th सेंचुरी बीसीई इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? सबसे पहले ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरे में है हरियाणा, तीसरे में है मध्य प्रदेश और चौथे में है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ही क्या कहलाता था? कोसल महाजनपद कहलाता था। और ध्यान रखेंगे, कोसल महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थी, दो कैपिटल्स हुआ करती थी। एक कहलाती थी श्रावस्ती, ये आज भी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, और दूसरी राजधानी कहलाती थी अयोध्या, और ये भी आज उत्तर प्रदेश का ही जिला है। यानी कि श्रावस्ती और अयोध्या ही कैपिटल हुआ करती थी कोसल महाजनपद की। तो कोसल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महाजनपद हुआ करता था अवंती, जिसकी राजधानी उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती हुआ करती थी। इसके बाद हरियाणा दिया है, हरियाणा में महाजनपद हुआ करता था कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आप जानते होंगे कि माहिष्मती महाराष्ट्र में ही एग्जिस्ट किया करता था, या जिसे प्रतिष्ठान या आप कह सकते हैं अश्मक महाजनपद, जो कि एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद हुआ करता था, उसकी कैपिटल ही क्या हुआ करती थी? पोटन या पोटली या प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है और जो कभी आंध्र सातवाहन वंश की कैपिटल या राजधानी भी हुआ करती थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया? झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? अब यहां पर झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले दिया है कुरु। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्तमान में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या मेरठ का क्षेत्र ही क्या कहलाता था? कुरु कहलाता था, जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ यानी कि जो दिल्ली का प्राचीन नाम है वो हुआ करती थी। इसके बाद दिया है मगध। तो आप जानते हैं मगध वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी, मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृही और पाटलिपुत्र। उसके बाद दिया है काशी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में बनारस मंडल हुआ करता था, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। और एक दिया है कुषाण।
तो आप जानते हैं कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क कश्मीर में शासन किया करता था और कश्मीर और मथुरा तक इसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसका मतलब राइट आंसर विल बी मगध। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मगध से ही राजवंशों की शुरुआत होने के दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो मगध दोआब क्षेत्र में आता था और दोआब क्षेत्र में आने की वजह से इसकी जो भूमि हुआ करती थी वो ज्यादा फर्टाइल या ज्यादा उपजाऊ हुआ करती थी। इस वजह से यहाँ पर राजवंशों की शुरुआत हुई, किंगडम से शुरू हुई। और दूसरा कारण ये था कि लोहे के जो रिजर्व्स थे वो वहीं पर पाए गए थे, जो कि आज वर्तमान में बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। भाई बिहार से ही तो अलग होकर वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बना है, पहले तो वो बिहार का ही पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपदा वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स डैश। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है गंगा और झेलम। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है और झेलम नदी की बात हो रही है तो आप जानते हैं वो तो जम्मू कश्मीर में है। अगला दिया है गंगा और यमुना, तीसरा है गंगा और सोन और चौथा है गंगा और घाघरा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी और ये जो पाटलिपुत्र था यही तो मगध की राजधानी हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? दैट वाज फाउंडेड बाय अ रूलर नेम्ड उदयन। इसकी स्थापना उदयन नामक शासक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गंगा एंड सोन रिवर। गंगा और सोन नदी के संगम पर ही मगध साम्राज्य फैला हुआ था या सराउंडेड था। अगला क्वेश्चन, रूलर्स ऑफ महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्सेस ऑन क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का डैश दर से कर वसूला करते थे। तो ध्यान रखेंगे एंशिएंट पीरियड या महाजनपद काल में, महाजनपद काल में रूलर्स के द्वारा कुल उपज का 1/6 किसानों से वसूल किया जाता था। और ध्यान रखेंगे इस कर को, इस टैक्स को क्या कहा जाता था? ये भाग कहलाता था, इसे भाग कहा जाता था। ऑप्शंस में है 1/3, 1/5, 1/6 या 1/4। तो राइट आंसर होगा 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। कुल उपज का 1/6 भाग वसूला जाता था और भाग ही या उस कर या उस टैक्स को ही क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेम ऑफ रूलर एम्पायर इज करेक्टली मैच्ड। शासक का नाम साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? सबसे पहले दिया है महापद्मनंद और सामने दिया है मगध एम्पायर। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं मगध साम्राज्य का ही जो नंद वंश हुआ या जो नंदा डायनेस्टी हुई उसी का संस्थापक हुआ करता था महापद्मनंद। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है अजात शत्रु, मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य। तो हम सब जानते हैं अजात शत्रु मौर्यन एम्पायर का नहीं बल्कि हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश का शासक हुआ करता था। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब पूछा गया है कि यहां पे कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, तो सिर्फ पहली, तो आप आंसर कर देंगे ओनली 1, केवल एक। मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई। नंद वंश के बाद धनानंद की हत्या करके आया मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो अजात शत्रु मौर्य वंश का नहीं बल्कि ये हर्यक वंश का राजा हुआ करता था, जिसने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके ही मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। इसीलिए तो हम इसको पितृहंता वंश के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 पुत्रों के द्वारा अपने 2 पिताओं की हत्या की गई है। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले दिया है मेगास्थनीज पुट लाइट ऑन द मौर्यन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन।
मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ एक यूनानी शासक का, जो कहलाता था सेल्यूकस निकेटर। इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन यूनानी लेखक प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे, और इतनी विशालकाय सेना को देखकर ही सेल्यूकस निकेटर घबरा गया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि दोनों के बीच में एक संधि हुई, एक ट्रिटी हुई। और दोनों के बीच में संधि ये हुई कि जितना भी एरिया, क्षेत्र जीतते हुए आया था सेल्यूकस निकेटर, वो उसने सारा वापस किया चंद्रगुप्त मौर्य को। कहने का मतलब काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया प्रांत उसने चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिए। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हुआ करती थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया, और सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत हुआ करता था, एक एम्बेसडर हुआ करता था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और ध्यान रखेंगे, इसी मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, और इसी मेगास्थनीज के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, इंडिका, जो कि हमारे देश भारत के बारे में और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में वर्णन करती है। कहने का मतलब मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन प्रशासन पर प्रकाश डाला था, बिल्कुल डाला था, यह बात बिल्कुल सत्य है। द सिटी काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज। नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ऐसा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल प्लान्ड। नगर प्रशासन सुनियोजित हुआ करता था मौर्य काल का, जो कि है इसका तीसरा स्टेटमेंट। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ए सबसे पहले ऑप्शन में दिया है बी और सी, केवल बी और सी इसमें ठीक है। इसके बाद दिया है ए और बी, उसके बाद दिया है ए बी सी, ये ऑप्शन में है ए बी सी, और फिर ऑप्शन में दिया है सी और ए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ए बी सी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, जिसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका नामक पुस्तक से चलता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका डिस्क्राइब्स द कलिंग वॉर। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया, भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख ही माने जाते हैं, और जो कि मुख्य रूप से आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, और जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के नाम के बारे में जानकारी हमें दी थी, क्योंकि 1837 तक हम ये समझते थे कि ये कोई श्रीलंका का महान शासक था, जो श्रीलंका से भारत आया था बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, तो ये जानकारी हमें मिली कि ये श्रीलंका का शासक नहीं, बल्कि भारत में मगध में मौर्य वंश का सबसे महान राजा था, और ये श्रीलंका से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने आया नहीं था, बल्कि इसने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक के अभिलेखों को हम 3 महत्वपूर्ण भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, और वो 3 महत्वपूर्ण भाग और ध्यान रखेंगे, वो 3 महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाते हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुफा अभिलेख। और अशोक के 13वें शिलालेख से, रॉक एडिक्ट 13 से ही हमें कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद रॉक एडिक्ट 3 दिया हुआ है, जिसमें अशोक ने मैसेज दिया है टू रिस्पेक्ट द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए। और अशोक ने दूसरे शिलालेख में चिकित्सा या मेडिकल फैसिलिटीज की बात की है,
मानव एवं पशु चिकित्सा के बारे में। और उसके बाद फोर्थ जिसमें है धर्म पॉलिसीज ऑफ अशोका, अशोक की धर्म नीतियां, इनका वर्णन किया गया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज रॉक एडिक्ट 13, जो हमें कलिंग युद्ध के बारे में बताती है और ये कहती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग का मतलब जो कि आज उड़ीसा है वही कलिंग हुआ करता था। अगला सवाल, द नेम पियदस्सी इज एसोसिएटेड विद हुम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स, निम्नलिखित राजाओं में से पियदस्सी नाम किससे संबंधित है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है बिंदुसार। तो आप जानते हैं दोस्तों, बिंदुसार को ही क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स कहा गया है। और इसी को सिंह सेन भी कहा गया है। अगला दिया है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ वॉज लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला दिया है अशोक। तो आप जानते हैं अशोक के ही अभिलेखों में, अशोक के ही अभिलेखों में इसको क्या कहा गया है? पियदस्सी कहा गया है। पियदस्सी राजा या देवनाम पियदस्सी अशोक को कहा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में की गई है या की है, इसे सेंड्रोकोट्स कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेंड्रोकोट्स। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज अशोका। अगला सवाल देखिए, डायमेकस हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ द मौर्यन किंग डैश। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य में शासन कर रहा था सम्राट बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और सम्राट अशोक का पिता। बिंदुसार के ही दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। सबसे पहला जो कहलाता है डिमेकस, और ध्यान रखेंगे डिमेकस कहां से आया था? ही वॉज फ्रॉम सीरिया, ये सीरिया से आया था। और उस समय सीरिया का शासक हुआ करता था एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस फर्स्ट या एंटीयोकस प्रथम के शासनकाल में डिमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से 3 डिमांड करी थी, 3 चीजें मांगी थी। सबसे पहली सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक। तो सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भिजवाई, लेकिन उसने दार्शनिक का सौदा करने से मना कर दिया। और ध्यान रखेंगे फिर बिंदुसार के ही शासनकाल में इसी के दरबार में एक और विदेशी राजदूत आया जिसका नाम था डायोनिसस। और ये जो डायोनिसस था ये आया था मिस्र से यानी कि इजिप्ट से। और जिस समय इजिप्ट का शासक हुआ करता था, नाम ध्यान रखेंगे, फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड या टॉलमी द्वितीय। इसका मतलब डिमेकस और डायोनिसस दोनों के दोनों किसके शासनकाल में आए? बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज द कलिंग वॉर मेंशन्ड। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन रिपीटेड। अशोक का 13वां शिलालेख हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि 261 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अशोक ने लड़ा था कलिंग वॉर यानी कि कलिंग युद्ध। उस समय कलिंग की कैपिटल तोसली हुआ करती थी। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर? अशोका अटैक्ड कलिंग टू गेट एलिफेंट्स, हाथी प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था।
उस समय कलिंग का शासक कौन था? दैट टाइम द रूलर ऑफ कलिंग वॉज नंदराज, और नंदराज वहां का शासक था। इस बात की जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है जिसे हम एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जानते हैं। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, ये चेदी वंश के सबसे महान राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, जहां से हमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, या ये पता चलता है उस समय वहां का राजा नंदराज था। लेकिन अशोक के 13वें शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली यूज्ड टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यंस? निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन या मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व किया करता था? अब सबसे पहले दिया है दंडपाल। तो दंडपाल मौर्य प्रशासन में सैन्य अधिकारी हुआ करता था। सैन्य अधिकारी को ही क्या कहा जाता था? दंडपाल कहा जाता था, सबसे पहला। इसके बाद ऑप्शन में दिया है कुमार, उसके बाद दिया है समाहर्ता। तो जो समाहर्ता हुआ करता था वो मौर्य प्रशासन का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद ऑप्शन में दिया है प्रशस्ति। तो भाई प्रशस्ति कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी, कोई पद नहीं हुआ करता था। प्रशंसाओं से भरे हुए एक लेख को ही तो क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे कि अशोक के प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन हरिशेन के द्वारा करवाया गया, जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसका मतलब, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा से भरा एक लेख। एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो ध्यान रखेंगे। आमतौर पर मौर्यों के अधीन जो प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था उसका नेतृत्व कुमार किया करते थे, उन्हें कुमार कहा जाता था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकाज धम्मा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? दोस्तों आप जानते हैं जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा या कलिंग युद्ध लड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। और इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि इस बात से खुद विचलित हुआ अशोक। एंड आफ्टर कलिंग वॉर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया। अशोक को बौद्ध धर्म की टीचिंग्स या शिक्षाएं उपगुप्त के द्वारा दी गई और अशोक का धर्म परिवर्तन एक बौद्ध भिक्षुक ने किया। वही बौद्ध भिक्षुक जिसने तीसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता की थी, मोगलीपुत्तिस। और उसके बाद अशोक हमेशा के लिए इसने अस्त्र शस्त्र त्याग कर ये केवल और केवल अहिंसा और धर्म की राह पर चल पड़ा। और उसके बाद अपने पूरे जीवन में इसने केवल और केवल बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण। जी बिल्कुल ठीक है, ये अशोक चाहता था, बिल्कुल चाहता था। ये अशोक की धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। अगला है अहिंसा। ऑब्वियसली अहिंसा पर अशोक के द्वारा इतना बल दिया गया कि इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को भी प्रतिबंधित कर दिया। अशोक के पहले शिलालेख में इसके द्वारा पशु बलि को प्रतिबंधित करने का उल्लेख हमें मिलता है। और साथ में यह भी पता चलता है कि भारत के इतिहास का अशोक सबसे पहला शासक था जिसने नेशनल पार्क्स या भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। इसके बाद है सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य और उसके बाद है सेकुलरिज्म। जी हां, इसने धर्म निरपेक्षता का भी प्रचार प्रसार किया। सभी धर्म को आदर करने की प्रेरणा अशोक के द्वारा दी गई, लेकिन इसके धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से सेलिबेसी नहीं था या ब्रह्मचर्य नहीं था। ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोका धम्मा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एनवॉयज वॉज सेंट बाय सेल्यूकस फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य?
सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था, एक ग्रीक रूलर था, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि की, और उसी संधि के तहत अपने राजदूत मेगस्थनीज को उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो कि एक ग्रीक पर्सन था, एक ग्रीक एम्बेसडर था, एक यूनानी राजदूत था। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है फाहियान। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं फाहियान एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुआ करता था, और फाहियान 399 ईस्वी में गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री था। इसके बाद दिया है अलबरूनी, जो कि एक पर्शियन राइटर या पर्शियन पोएट हुआ करता था, और आप जानते हैं लगभग 1014-15 ईस्वी में अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने किताबुल हिंद लिखी थी। और उसके बाद दिया है डायमेकस। तो डायमेकस कहां से आया था? सीरिया से आया था, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर या राजदूत कौन हुआ? मेगस्थनीज हुआ, जिसके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। भारत के बारे में जानकारी के सबसे प्राचीन सोर्सेज में से एक मानी जाती है इंडिका नामक पुस्तक, जिसकी रचना मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस? निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, अशोक ने अपने सबसे पहले शिलालेख में अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है, पशु बलि को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है, और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया है। इसका मतलब ये रॉक एडिक्ट 1 से पता चलता है। रॉक एडिक्ट 2 की बात करें तो मानव और पशु चिकित्सा के बारे में बात की है अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में। ब्राह्मणों और श्रमिकों को सम्मान देने की बात तीसरे शिलालेख में की गई है, और अशोक की धर्म नीतियों का वर्णन इसके चौथे शिलालेख में किया गया है। तो राइट आंसर इज रॉक एडिक्ट 1, प्रथम शिलालेख। अगला सवाल, अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1837 तक हम ये समझते थे कि अशोक श्रीलंका का शासक था और श्रीलंका से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अशोक ने सबसे पहला विवाह, अशोक का जो प्रथम विवाह हुआ वो इसने महादेवी के साथ किया, और जो महादेवी थी शी वॉज प्रिंसेस ऑफ उज्जैन, ये उज्जैन की राजकुमारी थी। और महादेवी से ही अशोक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महेंद्र, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था संघमित्रा। और आप जानते हैं कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को ही बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका जिसे प्राचीन काल में सिंघल कहा जाता था। सिंघल भेजा था या श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु बैराट रॉक एडिक्ट्स मेनली डिपिक्टिंग अशोकास कन्वर्जेशन टू बुद्धिज्म आर फाउंड इन? सबसे पहले दिया है भ्राभु बैराट शिलालेख या इंस्क्रिप्शन, जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन है, डैश में पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या ओडिशा। तो ध्यान रखेंगे प्रभु बैराट अशोक का जो शिलालेख है या जो रॉक एडिक्ट है दैट वाज फाउंड फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ये राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। अशोक के रॉक एडिक्ट्स या शिलालेखों में से एक प्रभु बैराट
राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, हु रिक्वेस्टेड द सीरियन किंग टू सेंड अ ग्रीक फिलोसोफर? सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिंदुसार के शासनकाल में ही दो विदेशी राजदूत आए, जिसमें एक था डिमेकस और एक था डायोनिसस। यूनानी दार्शनिक, डिमेकस सीरिया से आया था, डायोनिसस इजिप्ट या कहां से आया था? मिस्र से आया था। और डिमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत हुआ करता था, और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से ही एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर भेजने की मांग बिंदुसार के द्वारा की गई थी। वो बात अलग है कि इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने ऐसा कहा कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज बिंदुसार। बराबर केव, फेमसली नोन फॉर डिपिक्टिंग अशोका's इंस्क्रिप्शन, इज सिचुएटेड इन? अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं डैश में स्थित हैं? जल्दी से बता दीजिए, बराबर की गुफाएं कहां पर हैं? सबसे पहले दिया है सांची यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद दिया है रामपुरवा बिहार, उसके बाद दिया है गया बिहार, और उसके बाद दिया है सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, ये बिहार के गया नामक स्थान पर स्थित है, क्योंकि हमने अशोक के अभिलेखों को तीन कैटेगरीज में या तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले कहलाते हैं रॉक एडिक्ट, शिलालेख। दूसरे कहलाते हैं पिलर एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख, और तीसरे कहलाते हैं केव इंस्क्रिप्शंस यानी कि गुफा अभिलेख। और यहां पे पूछा गया है बराबर केव्स या बराबर की गुफाओं के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ये गया बिहार में स्थित है। और यहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है लोमस ऋषि गुफा, एक याद रखेंगे कर्ण चौपड़ गुफा। एक कहलाती है लोमस ऋषि गुफा, एक कहलाती है कर्ण चौपड़ गुफा, एक कहलाती है सुदामा गुफा। एक कहलाती है सुदामा गुफा और एक कहलाती है विश्वकर्मा गुफा। राइट आंसर इज गया बिहार। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य? पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? सबसे पहले ऑप्शन में है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कोई शासक नहीं था, ये एक यूनानी राजदूत था, और ये खुद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। अगले ऑप्शन में दिया है धनानंद या घनानंद। अगले में दिया है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध नहीं बल्कि ट्रीटी हुई थी या संधि हुई थी। और अगले ऑप्शन में दिया है एलारा। तो ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र के युद्ध में धनानंद या घनानंद को ही पराजित करके उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई साहब कि धनानंद के अलावा और कोई आंसर इसका हो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए,
Who among the following Mauryan rulers was the first who tried to convey his messages to his subject concerning the idea of practice of Dhamma through inscriptions? निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो न केवल मौर्य साम्राज्य में बल्कि पूरे के पूरे भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला सबसे पहला शासक था सम्राट अशोक। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि बताइए सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की इंस्पिरेशन या प्रेरणा कहां से मिली थी या किससे मिली थी? ही गॉट इंस्पायर्ड बाय डेरियस फर्स्ट। इसे ये प्रेरणा डेरियस प्रथम से मिली थी। एंड हु वॉज डेरियस प्रथम? ये एक ईरानी शासक था जिसे भारतीय इतिहासकार दारा प्रथम भी कहते हैं, और ही वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फॉरेनर इन्वेडर इन इंडिया। भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी ही कौन माना जाता है? डेरियस फर्स्ट या डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। और डेरियस प्रथम के ही अभिलेखों से इंस्पायर होकर प्रेरणा लेकर अशोक ने भी अपने शासनकाल में अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की थी। Which of the following was a Ceylonese chronicle that acted as an important literary sources of the Mauryan Empire? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंघली यानी कि श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है इंडिका। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। और हम सब जानते हैं कि मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य की ही दरबार में रहा करता था, ये तो श्रीलंकाई सोर्स नहीं हो सकता। इसके बाद दिया है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? पतंजलि ने। और पतंजलि शुंग वंश के सबसे पहले राजा पुष्यमित्र शुंग के ही राज पुरोहित हुआ करते थे। कैपिटल थी विदिशा, मध्य प्रदेश। ये भी श्रीलंकाई सोर्स नहीं हो सकता। अगला है महावंश। और लास्ट में दिया है अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा की गई है। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज महावंश। महावंश ही वो श्रीलंकाई सोर्स है या वो सिंघली सोर्स है जहां से हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और ध्यान रखेंगे महावंश को महामना के द्वारा लिखा गया था। इसकी रचना महामना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अगला सवाल देखिए। Who among the following Mauryan kings fasted to death and died at श्रवण बेलगोला? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों याद कीजिए 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। और जब वहां पर 12 वर्षों का अकाल पड़ रहा था तो आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के दो सबसे प्रसिद्ध अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु वहां पर जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। भीषण अकाल पड़ने लगा, 12 वर्षों तक यह अकाल चला और लोगों की मृत्यु होने लगी। तो भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास गए और उनसे कहा कि हमें अपने अपने अनुयायियों को मगध से लेकर बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, अगर हम यहीं पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन स्थूलभद्र डिनाइड, स्थूलभद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मैं पावन मगध भूमि को छोड़कर यहां से कहीं भी नहीं जाने वाला। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद हुआ और आप जानते हैं 300 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल करवाई गई। प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया गया। आयोजन करवाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और ध्यान रखेंगे इस जैन महासंगीति में क्या कार्य हुआ? जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। एक कहलाए श्वेतांबर। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे।
मगध छोड़कर कहीं नहीं गए और स्थूलभद्र के ही अनुयायी क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर जैन। लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। ये कर्नाटक में है। और भद्रबाहु के ही अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद भद्रबाहु का शिष्य था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कहां चला गया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर जाकर 298 बीसी में उपवास रखकर भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग दिए। ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ध्यान रखेंगे, इसी क्रिया को क्या कहा गया है? जैन धर्म में सल्लेखन कहा गया है, या इसे संथारा कहा जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार जो जैन भिक्षुक अपने जीवन के अंतिम समय में मौन व्रत धारण कर लेता है, भूखे प्यासे रहकर धीरे धीरे कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी क्रिया को सल्लेखन या संथारा प्रथा कहा जाता है। आज भी जैन भिक्षुकों के द्वारा इस क्रिया को किया जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की ही मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सल्लेखन या संथारा के कारण हुई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगला सवाल, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता? समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि मौर्य प्रशासन में जो राजस्व अधिकारी या जो रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। चलिए, पहला है रिजर्व द स्टेट ट्रेजरी, राज्य के खजाने का या खजाने को आरक्षित करना। उसके बाद है कर निर्धारण या टैक्स असेसमेंट, सिक्योरिटी एश्योरेंस, सुरक्षा आश्वासन, या टू कॉरेस्पॉन्ड यानी कि पत्र व्यवहार करना। अब क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर था, राजस्व अधिकारी था, तो भाई स्वाभाविक सी बात है टैक्स असेसमेंट या कर निर्धारण करना ही उसका क्या होगा? मुख्य कार्य होगा। नेक्स्ट, एम्परर अशोका कॉन्कर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो भाई अशोक का शासनकाल 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक होता है। और आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है? अगर हम बात करें कलिंग वॉर की, तो कलिंग वॉर 261 बीसी में लड़ा गया। और अगर 261 बीसी में लड़ा गया तो स्वाभाविक सी बात है यह अशोक के शासनकाल का कौन सा साल हुआ? 8th ईयर, 8वां वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 8th ईयर या 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। अगला सवाल, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? भाई मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी या भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी है। और मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार उस समय भारत में 7 वर्ग हुआ करते थे या 7 कम्युनिटीज हुआ करती थी। और वो 7 कम्युनिटीज कौन कौन सी हुआ करती थी? सबसे पहले ब्राह्मण। और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में सर्वोच्च वर्ग या उच्च वर्ग ही कौन कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सबसे पहले उल्लेख किया है किसके बारे में? ब्राह्मणों के बारे में। उसके बाद ये कहता है, उसके अलावा इसने कहा है दार्शनिक हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, यहां पर पशुपालक हुआ करते थे, यहां पर कारीगर हुआ करते थे। ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर।
सैनिक, यहां पर सैनिक हुआ करते थे। और इसके अलावा यहां पर पर्यवेक्षक भी हुआ करते थे। इन कैटेगरीज का उल्लेख मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। नेक्स्ट, अगला सवाल। According to the Kautilya's Arthashastra, the commanding officer of the cavalry in the Mauryan administration was known as। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? सबसे पहले दिया है रथाध्यक्ष। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है रथ का सेनापति ही क्या कहलाता था? रथाध्यक्ष। उसके बाद दिया है हस्त्याध्यक्ष, हाथियों का सेनापति ही कहलाता था हस्ताध्यक्ष। इसके बाद दिया है अश्वाध्यक्ष। ऑब्वियसली अश्व ही तो कहते हैं किसको? घोड़े को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूछा ही क्या गया है? घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को, यानी कि घुड़सवार सेना का सेनापति मौर्य शासन में, मौर्य प्रशासन में क्या कहलाता था? उसे अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। अगला सवाल। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज द लॉयन कैपिटल। डैश में पाए गए मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी या लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं लॉयन कैपिटल 4 शेरों की आकृति जो कि हमारा राष्ट्र चिन्ह है, ये उस स्थान से प्राप्त हुआ था जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। तो जो लॉयन कैपिटल है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? सारनाथ से। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सारनाथ। Which of the following texts lays down minute details या minute details of the administrative and military organization during the Mauryan period? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त वर्णन देता है? सबसे पहले है वृहत संहिता, नीतिसार, सुलभ सूत्र। हम सब जानते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी और मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य संगठन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, नागार्जुनी केव्स वर डिनोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स बाय मौर्यंस। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? अशोक ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाओं को आजीवकों को दान में दे दिया था। दोस्तों आप जानते होंगे एक धर्म हुआ करता था जो कहलाता था आजीवक संप्रदाय, आजीविका सेक्ट। आजीवक संप्रदाय जो कि एक भाग्यवादी धर्म हुआ करता था। इस धर्म की स्थापना मखली गोशाल के द्वारा की गई थी। मखली गोशाल वो व्यक्ति था जब महावीर स्वामी या महावीर या वर्धमान 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके गए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, तो इनकी मुलाकात सबसे पहले मखली गोशाल से हुई और मखली गोशाल लगभग 6 वर्षों तक, 6 सालों तक
वर्धमान के ही साथ उनका अनुयायी बनकर रहा, लेकिन 6 सालों के बाद इनका साथ छोड़कर चला गया और साथ छोड़कर इसने एक नए धर्म की स्थापना की जो कि एक भाग्यवादी धर्म हुआ करता था, जिसे हम आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। As per the contents mentioned in the Ashokan inscriptions, how many major political centers were there in the Mauryan Empire? अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे, ये आपको बताना है। चलिए काउंट कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन चलता था पाटलिपुत्र से। नॉर्थ वेस्टर्न कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। दक्षिणापथ जाने के लिए कैपिटल उज्जैन या अवंती हुआ करती थी। पूर्वी प्रशासन तोसली से और पश्चिमी अगर हम कहेंगे तो सुवर्णगिरी से। मौर्य प्रशासन के ये वो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सेंटर्स या राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे जिसमें केंद्रीय प्रशासन पाटलिपुत्र से चलता था और क्षेत्रीय प्रशासन तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी से, यानी कि टोटल 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प ऑप्शन ए, दैट इज 5। Which Mauryan ruler was called Amitrochates by the Greeks? यूनानियों के द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा गया है? सबसे पहले दिया है समुद्रगुप्त। ये तो मौर्य कालीन शासक है ही नहीं, ये तो गुप्त वंश का राजा था। ये आंसर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगला दिया है कनिष्क, कुषाण वंश का ये सबसे महान राजा था। ये भी जिंदगी में कभी आंसर नहीं होगा। यहां पर मौर्य शासक केवल 2 हैं, एक बिंदुसार और एक चंद्रगुप्त मौर्य। 50-50 लाइफलाइन देवियों सज्जनों यहां पर ऑलरेडी अप्लाइड है। अब आप जानते हैं कि बिंदुसार को ही क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स कहा गया है और सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान हुई है। माफ कीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम यहां पर दिया है, ये भी गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। यानी कि मौर्य साम्राज्य का एक ही रूलर दिया है, 2 नहीं। मुझे लगा ये चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये गुप्त वंश का था। राइट आंसर इज बिंदुसार। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ही चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट, देयर वर सेवरल सिटीज इन द मौर्यन एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज लोकेटेड ऑन द साउदर्न मोस्ट साइड? मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? सबसे पहले दिया है गिरनार, सौराष्ट्र या गुजरात में? आंसर नहीं होगा। टोपरा, हरियाणा। हरियाणा का अंबाला या यमुनानगर क्षेत्र ही क्या कहलाता है? टोपरा। अगला है ब्रह्मगिरी और चौथा है रूपनाथ। रूपनाथ इज इन मध्य प्रदेश। तो सबसे दक्षिणी हो गया ब्रह्मगिरी, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहलाएगा ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? गिरनार में है, कंधार में तो बिल्कुल है, सांची और कालसी। सांची में नहीं है, सांची में है सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। राइट आंसर इज सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। What was the purpose behind the pillars of Ashoka? अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? टू स्प्रेड भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, टू स्प्रेड मास कन्वर्जेशन, जन्म धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, टू स्प्रेड सेक्टेरियन फेथ सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, या टू स्प्रेड दी धर्मा पॉलिसीज
धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। तो आप जानते हैं अशोक ने अपनी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही अपने शासनकाल में पिलर्स लिखवाए थे या स्तंभ लेखों को लिखवाया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट, which caves are considered as the oldest surviving rock cut caves in India dating back to the Mauryan period? मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं या सर्वाइविंग रॉक कट केव्स माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे पहले है बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, वही जो अशोक ने आजीवकों को दान में दी थी। उसके बाद है बाघ केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता एंड एलोरा। बाकी सारी बात की है लेकिन सबसे पुरानी मानी जाती है बराबर और नागार्जुनी केव्स। बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं। अगला सवाल, somewhat before the time of the Mauryan Empire, about dash years ago, emperors in China began building the Great Wall. मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व, अब मौर्य साम्राज्य की बात करें तो आज से लगभग 2300 साल पहले या 2350 साल पहले मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन यहां पर पूछा है मौर्य साम्राज्य से कुछ पहले, 1200 नहीं हो सकता है, आज से 1200 साल पहले तो मौर्य साम्राज्य था ही नहीं। आज से 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले तो वैदिक युग चल रहा था। आज से लगभग 2400 साल पहले, जी हां बिल्कुल, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये पीरियड वो है जो कि मौर्य साम्राज्य से थोड़ा सा पहले का पड़ता है। और ध्यान रखेंगे एक चाइनीज रूलर जिसका नाम था चिन शी वांग, चाइनीज शासक चिन शी वांग के द्वारा 221 ईसा पूर्व में लगभग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, पुष्यमित्र हु गेव या हु वॉज द commander of Brihidrat, the last Mauryan emperor, killed the king and established a new dynasty. Which of the following was his dynasty? पुष्यमित्र शुंग जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। आप जानते हैं बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ जिसका एक सेनापति हुआ करता था जो कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसी ने बृहद्रथ की हत्या की और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। 185 ईसा पूर्व से लगभग 72 ईसा पूर्व तक ये कहलाता है भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और इसका अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद कण्वा डायनेस्टी, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। उसके बाद दिया है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की स्थापना राजा शिवमुख के द्वारा की गई थी और चेदी वंश का सबसे महान राजा खारवेल हुआ करता था। अगला सवाल, अशोका अपॉइंटेड डैश टू सॉल्व दी सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए डैश को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शंस है समाहर्ता जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर्स हुआ करते थे, न्यायाधीश जो कि जस्टिस हुआ करते थे, अमात्य जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राइट आंसर इज धम्मा महामात्य या धर्मा मिनिस्टर्स। धर्म महामात्यों की नियुक्ति इसके लिए की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख, धर्म महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के रॉक एडिक्ट 5 से चलता है। अशोक के
5वें शिलालेख में ही उल्लेख किया गया है अशोक के द्वारा धर्मा मिनिस्टर्स या धर्म मात्यों की नियुक्ति करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ओके, मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक बात। मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना जरूरत से ज्यादा आसान आते हैं एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो असली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछता है यूपीएससी, ये कोई लेवल नहीं है स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछने का। अगला सवाल, अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स इन कर्नाटका, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरी, गावी मठ, रूपनाथ और मास्की। आपको बताना है ये कौन सा प्लेस है जहां से हमें अशोक के जहां से हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी इज इन कर्नाटका, गावी मठ इज इन कर्नाटका, रूपनाथ अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रूपनाथ इज इन मध्य प्रदेश, एंड मास्की इज ऑल्सो इन कर्नाटका। मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की अभिलेख वो अभिलेख है जहां से हमें अशोक के नाम का पता चलता है। मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की अभिलेख। A type of court called कंटक शोधन was prevalent in the Dash Empire. डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे कंटक शोधन का ही शाब्दिक अर्थ हुआ करता था कांटों को हटाना। मौर्य साम्राज्य में ही एक प्रकार का न्यायालय हुआ करता था, कोर्ट हुआ करता था जिसे कंटक शोधन कहा जाता था। अगला सवाल देखें, Who among the following published a set of Ashokan inscriptions in 1877? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? He was none other than Alexander Cunningham. Alexander Cunningham was the founder of ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम के ही द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंगम ही वो व्यक्ति है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को इकट्ठा करके उन पर सबसे पहले रिसर्च करने की कोशिश की थी, और अलेक्जेंडर कनिंगम को ही तो क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्योंकि इन्हीं के द्वारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल खत्म। तो यहां पर हो जाते हैं भाई साहब सारे के सारे सवाल खत्म जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं महाजनपद काल और मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य से। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, अगले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।